हेलो डियर फ्रेंड्स। आइए हम बात करते हैं आज आधुनिक भारत को लेकर के। आधुनिक भारत से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ऐसा ही कोई एग्जाम होगा जिसमें इससे संबंधित प्रश्न ना पूछे जाते हो, वरना सभी में कम से कम 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में पेपर जो लगा हुआ है यूपीपी और यूपीपीसीएस, आरओ, ये जो पेपर है इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है हो जाता है इन पेपरों के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे देश में आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से कैसे मानी जाती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जहां से भारत में विभिन्न तरीकों के प्रारंभ हुई या विभिन्न तरीके आए। ठीक है, तो आधुनिक भारत का प्रारंभ होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का आगमन यहाँ से प्रारंभ होता है भारत में आधुनिक भारत का प्रारंभ। सबसे पहले देखते हैं कि जब हम यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन की बात करते हैं तो आप लोग की ख्याल में एक चीज आता होगा, सीधे ब्रिटिश कंपनी। हाँ, वो तो सही है, लेकिन इससे पहले भी एक कंपनी आई थी जिसे हम कहते हैं पुर्तगाली कंपनी। कौन सी आई थी? पुर्तगाली कंपनी। देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत कब आए थे? 1498 में आए थे। कहाँ आए थे? केरल के काली तट पर। केरल के काली तट पर। क्लियर। इसके बाद जो आने वाले थे वो थे डच। कौन थे? डच। डच को हम नीदरलैंडी निवासी भी कह सकते हैं। नीदरलैंड के निवासी। नीदरलैंड के निवासी। ठीक है, ये भारत में कब आए थे? तो 1604 में ये भारत में प्रवेश किए थे। कहाँ किए थे? तो याद रहे, सूरत में किया था। कहाँ किया था? सूरत में प्रवेश किया था। इनके बाद आने वालों में से थे अंग्रेज। कौन थे अंग्रेज? जिन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अंग्रेज कब भारत आए थे? तो याद रहे, सॉरी, 1608 को। कब भारत आए थे? 1608 को आए थे। कहाँ पहुंचे थे? तो सूरत पहुंचे थे। क्लियर। इनके बाद आने वालों में थे डेस, जिन्हें हम कहते हैं डेनमार्क। डेस अर्थात डेनमार्क के निवासी। भारत में कब पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 1618 को। स्थान क्या था? सूरत था। इनके बाद आने वाले थे फ्रांसीसी या फ्रेंच। ठीक, फ्रेंच या फ्रांसीसी। समयावधि कितनी थी? कब पहुंचे थे भारत तक? तो ये 1667 के आसपास भारत पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? सूरत पहुंचे थे। क्लियर। तो ये था हमारे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन को लेकर के, कि सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में। कहाँ पहुंचे थे? केरल के काली तट पर पहुंचे थे। उसके बाद डच आए, जिन्हें हम नीदरलैंड निवासी कहते हैं। ये 1604 को भारत के सूरत शहर में पहुंचे। फिर अंग्रेज आए, 1608 को आए, जो भी सूरत पहुंचे। मतलब पुर्तगाली को छोड़कर जितने हैं सबके सब कहाँ पहुंचे थे? सूरत पहुंचे थे। याद रहेगा, तो स्थान याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पुर्तगाल को याद कर लो कि पुर्तगाली केवल एक ऐसे यूरोपीय व्यक्ति थे जो केरल के काली तट पर पहुंचे थे। बाकी जितनी भी कंपनियां आई या जितने भी देशों से लोग यहाँ आए, सभी के सब कहाँ पहुंचे थे? सूरत पहुंचे थे। बात करते हैं सूरत कहाँ है। तो सूरत गुजरात में पड़ता है। कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। आइए अब प्रारंभ करते हैं कि ये अंग्रेज भारत तो आए, पर क्यों आए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1498 में सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा। यहाँ हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कंपनी या देश के निवासी की बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन था? वास्को डी गामा। अच्छी तरीके से जानते हैं, ये 1498 को भारत आया और भारत आकर के इसने क्या किया था? अपने साथ भारत से भारतीय मसाले ले गया। भारतीय मसाले का तात्पर्य लौंग, इलायची, काली मिर्च। ठीक है, इन चीजों को लेके गया, भारतीय मसाले लेके गया और यूरोप में जा करके इसे 60 गुना
अधिक दाम पर बिक्री किया, जिससे वहां सनसनी मच गई, हड़कंप मच गया, और क्या हुआ, विभिन्न जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत की ओर उन्मुख हो गई। तो सबसे पहले प्रारंभ कर देते हैं हम अपने पुर्तगाल को ही, कि पुर्तगाल का अहम रोल क्या था। ये पुर्तगाली जो हमारे भारत में आए, ये किस प्रकार से यहाँ पर रुकना या बसना प्रारंभ कर दिया। तो पुर्तगाली, ठीक है, यानी पुर्तगाल के निवासी भारत में जो आए, ये कैसे आए और किस प्रकार से रहना प्रारंभ कर दिया, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि यूरोपीय जितनी भी कंपनियां थी, ठीक है, सभी का एक ही मोटो था, वो था भारत में व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। दूसरा क्या था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्लियर? ये मौन मोटो थे इनके, जिन उद्देश्य से भारत में आए थे। दूसरा, अपने राष्ट्र के गौरव करना, अपने राष्ट्र का गौरव व समृद्धि है, व समृद्धि। क्लियर? तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूं याद रहेगा। राष्ट्र के गौरव और समृद्धि के लिए आवश्यक था कि ये लोग कहीं दूसरी जगहों पर जाएं। तो इसलिए हुआ क्या था कि जब पुर्तगाली अर्थात वास्को डी गामा, सबसे पहले देखते हैं जो वास्को डी गामा आया था, ये कहां से होके आया था? तो समुद्री रास्ता था, ठीक है। किधर होके आया था? पहला अटलांटिक महासागर था, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका के नीचे आप जब जाएंगे तो पड़ेगा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। क्लियर? ये दक्षिण अफ्रीका में एक क्षेत्र या कोने पर पड़ता है, जहां पर जिसे इस प्रकार से है मुड़ा हुआ दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पड़ता है, जिसे हम आंतरिक आशा उत्तरी द्वीप बोलते हैं, ठीक है। आइए अब प्रारंभ करते हैं भारत में पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली हैं, ये 1498 में भारत आए, वापस चले गए, परंतु 1500 अर्थात 16वीं शताब्दी में फिर से भारत में आते हैं, और 1530 में 3 में एक व्यक्ति भारत भेजा जाता है, जिसे हम कहते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम उनका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नाम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये एक ऐसा मतलब व्यक्ति था जिसे पुर्तगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। क्या बना के भेजा गया था? गवर्नर बनाकर भेजा गया था। और ये भारत आया, भारत आकर इसने क्या किया था? सबसे पहले इसने भारत में 1510 में इसने गोवा पर आक्रमण कर दिया, गोवा पर आक्रमण कर दिया। जैसा हम लोग जानते हैं कि 1961 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया, अर्थात 1510 से लेकर के 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा गोवा, ठीक है। तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर आक्रमण कर दिया। उस समय गोवा, अगर हम शासन की बात किया जाए तो याद होगा आपको, बीजापुर शाही शासन एक था बीजापुर के एक शासक था जिसे हम कहते हैं आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे जो आदिल शाही वंश था, इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 1490 से होती है, और यह 1686 तक रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आदिल शाही वंश के बारे में देख लेते हैं। आदिल शाही वंश अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, एक राज्य था बहमनी साम्राज्य, दक्कन क्षेत्र का बहमनी साम्राज्य। तो बीजापुर की जिसने स्थापना की थी उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। आप लोगों को अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि बहमनी साम्राज्य का मतलब बहमनी साम्राज्य ने यूसुफ आदिल शाह को बीजापुर में, कहा, बीजापुर में सूबेदार नियुक्त किया था,
या हम कह सकते हैं यूसुफ आदिल शाह बहमनी साम्राज्य के एक सूबेदार थे। ठीक है, तो इन्हें बीजापुर का सूबेदार नियुक्त किया गया और इन्होंने क्या किया, स्वयं को 1499 में स्वतंत्र घोषित कर दिया। सॉरी, 1490 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बीजापुर को अपनी राजधानी के रूप में निर्धारित किया, यह घोषित किया। ठीक है, तब से यूसुफ आदिल शाह के द्वारा आदिल शाही वंश की स्थापना हो गई और ये कब तक चली, तो 1686 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ये तो था हमारे यूसुफ आदिल शाह या फिर बीजापुर के आदिल शाही वंश के बारे में। ठीक, इन्हीं के समय में 1510 में क्या हुआ था, अल्बुकर्क ने आक्रमण कर दिया और गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ कि नीनो डी कून्हा आए। नीनो डी कून्हा, ठीक, इन्होंने क्या किया, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इन्होंने गोवा को जीता। ठीक, परंतु इसे अपनी राजधानी नहीं बनाया था। अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी जो बनाई थी तो वो थी कोचीन। क्या थी, कोचीन या कोच, वर्तमान कोच। ठीक है, तो कोचीन को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था, परंतु नीनो डी कून्हा ने गोवा को अपनी राजधानी घोषित किया। क्लियर, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गोवा को किस पुर्तगाली ने अपनी राजधानी घोषित किया, तो नीनो डी कून्हा ने पुर्तगाली को या सॉरी गोवा को अपनी राजधानी घोषित किया है, जबकि गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में किसने लिया था, अल्बुकर्क ने लिया था, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने उस पर विजय किया था, जीता था 1510 ईस्वी में। ठीक, किससे, बीजापुर के आदिल शाही वंश से इसको जीता था। और नीनो डी कून्हा जब भारत आए तो गोवा को राजधानी के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, ये तो थे हमारे गोवा के बारे में कुछ जानकारी। और इसी बीच इन्होंने 1530 से 39 में एक युद्ध लड़ा। वो किस लिए था, दमन द्वीप के लिए। किसके लिए, दमनियों द्वीप के लिए। ठीक, इस पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार जमाया, परंतु 1500 मतलब 30 से 39 तक युद्ध किया और 1554 में जाके इसको जीता था। कब जीता था, 1554 में इसे जीता था। द्वीप को पुर्तगालियों ने 1554 में जीता था। ये हमारे पुर्तगाल से संबंधित कुछ छोटी सी बात थी, या हम कह सकते थे भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रसार हेतु किया गया ये पहला कर्म था, जो यूरोपियों के द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया। कि सबसे पहले आए 1503 में यहाँ गवर्नर के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया। इन्होंने 1510 में गोवा पर आक्रमण किया और इसे अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित कर लिया, जिसे 1961 के द्वारा वल्लभ भाई पटेल ने सैन्य अभियान के जरिए क्या किया था, मुक्त करवाया था। ठीक, बीजापुर के आदिल शाही वंश से इन्होंने छीना था। ठीक, उस समय शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह था, जिन्होंने ही बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। ये बहमनी साम्राज्य के कौन थे, सूबेदार थे, जिन्हें बीजापुर में नियुक्त किया गया था। इन्होंने स्वयं को 1490 में स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, गोवा को राजधानी के रूप में नीनो डी कून्हा ने घोषित किया। ये थी हमारी यूरोपीय कंपनी। आइए बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के अतिरिक्त, जिससे भारत में हम जब आते हैं 16वीं शताब्दी में। कब, 16वीं या 17वीं, ठीक, शताब्दी में जब भारत पहुंचते हैं, तब हमको यहाँ पर या यूरोप में भी त्रिपक्षीय युद्ध दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, युद्ध या संघर्ष। ये किस प्रकार से दिखाई देता है, कैसा है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि देखो, युद्ध कब प्रारंभ होता है। ये लोग आए थे किस लिए, व्यापार करने के लिए आए थे, जैसा हमने अभी लिखवाया, अपने राष्ट्र के गौरव या विकास के लिए आए थे। ठीक है, और शिक्षा का प्रचार प्रसार या धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। परंतु ये क्या करने लगे, उस बीच भारत में या फिर
अन्य देशों में जहां जहां गए वहां वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर लिया। अब जाहिर सी बात है, अगर राजनीति में कोई भी हस्तक्षेप करता है तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। और जब युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती है तो युद्ध होना तो स्वाभाविक हो जाता है। तो यही कारण है कि त्रिपक्षीय संघर्ष 16वीं या 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया। आइए बात करते हैं कि किसके किसके मध्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली और डच के मध्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य, क्लियर। इसके बाद अंग्रेज और डचों के मध्य, ठीक, इन लोगों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका मुख्य कारण क्या था कि किस कारण त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो याद रहे इनके दो प्रमुख कार्य थे। पहला व्यापारिक मार्ग, ठीक, इस पर ये लोग नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। दूसरा था तटीय क्षेत्रों पर एकाधिकार, तटीय क्षेत्रों पर एकाधिकार। जैसा कि हम जानते हैं भी क्यों हुआ, हम लोग जानते हैं कि एक ब्लू वाटर पॉलिसी आई थी। क्या आई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्या था? ये था करटाज कर। क्या था? करटाज कर। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रहे ये पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1502 में लागू किया गया था। क्लियर। अर्थात पुर्तगाली जब भारत में आए थे तभी इन्होंने क्या कर दिया था, ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर करटाज कर को लागू कर दिया था। इसके तहत था क्या, करटाज कर या ब्लू वाटर पॉलिसी ये था कि समुद्र अर्थात तट रेखा या तट से जो भी सामग्री का निर्यात कहीं बाहर होता था उसके लिए उसको कर देना पड़ता था। यहां तक कि हमारे देश के जो सम्राट या शासक जो भी हुए हैं उनको भी ये कर देना पड़ता था। यहां तक है जिसे हम मुगल सम्राट, महान मुगल सम्राट कहते हैं, अर्थात अकबर, अगर वो भी, उनके भी कोई भी युद्धपोत या फिर कोई भी नाव या फिर हम कह सकते हैं व्यापारिक नाव अगर कोई भी समुद्र से होकर कहीं जाती थी तो इन्हें भी करटाज कर देना पड़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि अकबर भी कहीं जाते थे तो इनको भी करटाज कर देना पड़ता था। अब इससे क्या होता था कि व्यापारिक मार्ग, देखो दोनों चीजें, एक हुआ व्यापारिक मार्ग, दूसरा हुआ तटीय क्षेत्रों पर एकाधिकार। ठीक, व्यापारिक मार्ग और तटीय क्षेत्र, मतलब व्यापारिक मार्ग का तात्पर्य होगा अगर तुम कोई भी चीज लेके जाओगे व्यापारिक मार्ग के द्वारा तो भी कर दोगे। तटीय क्षेत्रों पर अगर जाओगे, यहाँ व्यापार करोगे तो भी तुमको वहां पर कर देना पड़ेगा। अब इससे क्या होता है कि हमने अभी बताया तीसरा कारण था अपनी देश के समृद्धि गौरव के लिए। तो इससे क्या होगा, जब धन मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो भी देश होगा या जो भी व्यक्ति होगा अगर धनवान होगा तो उसका गौरव स्वतः होने लगा, उसकी समृद्धि स्वतः ही बढ़ने लगती है। यही कारण था कि त्रिपक्षीय संघर्ष को जन्म दिया मात्र इन दो लोगों ने। कौन कौन? व्यापारिक मार्ग और तटीय क्षेत्रों पर एकाधिकार ने ये दिया था। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि हम जब बात करते हैं यहाँ पर यूसुफ आदिल शाही और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, ठीक है, तो आप लोग ने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य। क्या सुना होगा? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। भाई जब ये बाहर से यहाँ आए थे तो जाहिर सी बात है इनके अंदर यहाँ की हर चीज समझने की तो कैपेसिटी थी नहीं, और जब हर चीज समझने की कैपेसिटी नहीं थी तो इनको तो किसी से हेल्प लेनी थी। ठीक है, तो इन्होंने हेल्प किससे लिया था? तो इन्होंने हेल्प लिया था, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय, राजा कृष्ण देव राय। इनकी मदद लेकर के इन्होंने क्या किया था, यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था, गोवा पर अधिकार किया था। क्लियर। तो ये याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मदद किस भारतीय शासक ने की थी? तो याद रहे राजा कृष्णदेव राय ने किया था, जो कि किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से
संबंधित है। आइए अब प्रारंभ करते हैं, डचों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो डच है ये हमारे देश में, मतलब इनकी फैक्ट्री। सबसे पहले डच फैक्ट्री की हम बात करते हैं तो 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, 1602 में डचों की कंपनी की स्थापना होती है। और अगर देखा जाए व्यापार के उद्देश्य से तो इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र जो है, व्यापारिक केंद्र इंडोनेशिया को बनाया। किसे बनाया था? इंडोनेशिया को बनाया था। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ही पॉइंट है। सबसे पहले इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री खोली थी भारत में, फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली यानी प्रथम फैक्ट्री जो भारत में इन्होंने खोली थी वो 1605 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, आज भी है, यहां खोली थी। क्लियर? और इसके बाद जो प्रमुख हो जाता है वो है पुलिकट में, यानी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में। कब खोली थी? तो 1610 में इन्होंने खोला था। ये क्षेत्र इनको किसी ने गिफ्ट किया था। जिसने गिफ्ट किया था वो थे चंद्रगिरी के राजा, ये के राजा। इन्होंने क्या किया था? डचों को अपना क्षेत्र यानी पुलिकट गिफ्ट किया था, जहां पर इन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अतिरिक्त कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन्होंने क्या किया? अपनी जितनी भी सारी कंपनियां खोली थी, जैसे सूरत हुई, मछलीपट्टनम हुआ, पुलिकट हुआ, बंगाल हुआ, पटना हुआ, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जैसे हम बात करते हैं चिंसुरा में भी इनकी एक फैक्ट्री थी जिसे इन्होंने 1653 में खोला था। और पटना में इन्होंने 1650 में खोला था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली फैक्ट्री और पुलिकट, क्योंकि इसे इन्होंने राजा चंद्रगिरी से क्या किया था? इन्होंने उपहार में लिया था। ठीक है, या उपहार इन्होंने दिया था, इस बदौलत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना आवश्यक हो जाता है। क्लियर? आइए हम बात करते हैं अब अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य संबंध की। ठीक, अब यहां पर गौर करने वाली बात है, अंग्रेज एंड पुर्तगाली, इनके मध्य संबंध क्या था और किस प्रकार से स्थापित किया गया। ठीक, हम देखते हैं सबसे पहले एक तो विवाह संबंध था, है ना? विवाह संबंध था, कब हुआ था? 1662 में हुआ था। किसका किसका हुआ था? पुर्तगाल की राजकुमारी थी। कौन थी? पुर्तगाल की राजकुमारी, पुर्तगाल की राजकुमारी, क्या नाम था उनका? नाम था कैथरीन बिगेंजा, कैथरीन बिगेंजा। क्लियर? दूसरा, ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार थे। क्लियर? इनका नाम क्या था? तो चार्ल्स फोर्थ, यानी चतुर्थ, ठीक है, राजकुमार थे। अब यहां पर बात करने वाली बात है कि इन दोनों का विवाह हुआ, ठीक है। और पुर्तगालियों ने, जो दूसरा फैक्ट है, पुर्तगालियों ने हमारे बंबई को या बॉम्बे को दहेज के रूप में दे दिया। किसमें दे दिया? दहेज के रूप में दे दिया। अब बॉम्बे तो दहेज के रूप में दे दिया, वो लोग इसका क्या करते? कोई भी उपयोग नहीं था, इसीलिए इन्होंने 1767 में, सॉरी 1667 में वापस कर दिया। किसे? पुर्तगाल को नहीं, ब्रिटिश कंपनी को। किसे? ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को भारत में वापस कर दिया। ठीक, यानी भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसे 1676, सॉरी 67 है, 1667 में ब्रिटिश कंपनी को वापस कर दिया। और कितने पर कर दिया था? तो 10 पाउंड वार्षिक कर था। कितना था? वार्षिक कर था ये 10 पाउंड। समझ लो कितने सस्ते में इन्होंने क्या कर दिया, इसे
वापस कर दिया, यानी 10 पाउंड वार्षिक कर दें और ब्रिटिश कंपनी जो थी वो बॉम्बे पर अपना अधिकार जमा सकती थी। ये तो था पुर्तगाल और अंग्रेजों के मध्य संबंध। याद रहे कि ये बहुत पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि बॉम्बे को दहेज में कब दिया गया था, तो 1662 को दिया गया था, यानी विवाह में दिया गया था। ठीक, ये पूछ लिया जाता है कि कितने रुपए वार्षिक कर के बदले दिया गया था, तो याद रखना 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले जो है कंपनी को वापस कर दिया गया था, यानी बंबई को वापस कर दिया गया था। आइए हम बात करते हैं कुछ 18वीं शताब्दी की। जैसे हम 18वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश करते हैं, 18वीं शताब्दी में हमको देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा मतलब शासन किसका था? मुगल वंश का था। किसका था? मुगलों का था। क्लियर? यानी मुगल हमारे देश पर शासन कर रहे थे। अब मुगल जो शासन कर रहे थे, इनमें भी एक चीज देखी गई कि कुछ इनके विरोधी थे, अर्थात कुछ इनके मित्र थे। मुगलों के राज अगर राष्ट्र की हम करते हैं तो कुछ इनके मित्र थे, है ना, कुछ शत्रु थे और कुछ उदासीन थे, अर्थात ना इनके मित्र थे और ना ही शत्रु थे। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मित्र के बारे में। अगर हम मित्रों को देखते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, कुछ ऐसे राज्य थे मित्रों में, जैसे बंगाल है, अवध है और हैदराबाद है। मित्र का तात्पर्य क्या हुआ कि अधीन। मित्र का तात्पर्य होता है अधीन, शत्रु का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, है ना। तो ये तीन ऐसे राज्य थे जो मुगलों के अधीन थे या फिर इनके मित्रवत व्यवहार होता था। अब बात करते हैं शत्रु, जो इनके मतलब प्रतिद्वंदी थे, वो कौन कौन थे? मराठे, सिख, जाट और सतनामी। सिख और जो सतनामी हैं ये पंजाब से संबंधित हैं। ठीक है। हम बात करते हैं उदासीन, जो ना ही इनके मित्र थे और ना ही शत्रु थे, वो कौन था? तो याद रहे आप लोगों को अच्छी तरीके से, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान या हैदर अली का। किससे संबंधित है? मैसूर राज्य से संबंधित है। मैसूर राज्य, ये ना ही इनका मित्र था और ना ही शत्रु था। अब आइए हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं बंगाल। सबसे पहले हम बंगाल राज्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि जो बंगाल राज्य था, इसकी स्थापना किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने किया था। किसने? मुर्शीद कुली खान ने किया था। इन्होंने अपनी राजधानी किसे घोषित किया था? मुर्शिदाबाद को। क्लियर? मुर्शिदाबाद को इन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया था। कभी कई बार सन भी पूछ लेता है, तो 1713 में। बंगाल का संस्थापक कौन था, या बंगाल प्रांत का संस्थापक मुर्शीद कुली खां थे। इन्होंने 1713 में इसकी स्थापना की, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। बात करते हैं अवध की। अवध, इसकी स्थापना किसने किया था? शहादत हसन खान ने किया था। किसने किया था? सआदत हसन खान ने किया था। इनको एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, या इनको एक मतलब उपाधि मिली थी, बुरहान उल मुल्क। क्लियर? बुरहानुल मुल्क की उपाधि मिली थी, और इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई थी। लखनऊ और फैजाबाद, दो क्षेत्र थे जिनको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। सबसे पहले इन्होंने फैजाबाद को बनाया था, ठीक है, लेकिन फैजाबाद से कुछ समय बाद स्थानांतरित करके इन्होंने लखनऊ को घोषित कर दिया था। इसीलिए मैंने लखनऊ पहले लिखा है, लिखने फैजाबाद जा रहा था लेकिन फिर लखनऊ लिखा है। क्यों? क्योंकि जो परमानेंट रही है या लंबे समय तक रही है वो कौन सी थी? लखनऊ थी। प्रारंभिक किसे बनाया था इन्होंने? अवध में। अवध की राजधानी फैजाबाद को बनाया था। क्लियर? याद रहेगा।
आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की। ये भी एक मित्र राष्ट्र है ना, हैदराबाद। हैदराबाद, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना चिनकिलिच खां ने किया था। चिनकिलिच खां ने किया था। इनकी भी एक उपाधि थी, निजाम उल मुल्क की। ये इनको उपाधि थी। इन्होंने अपना जो राजधानी थी वो हैदराबाद बाद शहर को बनाया था। क्लियर? ये तो थे जो मित्र राष्ट्र या जो इनके अधीन राज्य थे उनके बारे में। अब आइए बात करते हैं इनके जो प्रतिद्वंदी थे। ठीक, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी में कौन कौन से राज्य थे? जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मराठे, सिख, जाट और सतनामी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मराठे। ठीक है, मराठे हम लोग जानते हैं कि बालाजी पेशवा, इनके में पेशवा होता था, है ना, पेशवा। पेशवा कौन सा पद होता था? तो ये प्रधानमंत्री का पद होता था। यानी जो प्रधानमंत्री होता था उसे हम क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने अपनी राजधानी जो है पूना बनाया। क्या बनाया? पूना बनाया। याद रहे, इनकी राजधानी की बात हो रही है, ना कि इनकी। यानी मराठों में जो बालाजी विश्वनाथ थे, इनकी राजधानी क्या थी? पूना थी। एज ए प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी राजधानी पूना बनाया, अर्थात सैनिक अभियान के लिए, सैन्य अभियान के लिए। याद रहे, यह सैन्य अभियान के लिए था, सैन्य अभियान। क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे तो इनका सैनिक से ज्यादा वो रहता था, इस बदौलत सैन्य अभियान के लिए इन्होंने पुणे को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में घोषित किया। जबकि अगर हम देखते हैं कि इनके समय में जो शासक था वो मराठों का शासक शाहू था। कौन था? शासक शाहू जी, शाहू जी थे। और इनकी राजधानी सतारा थी। क्या थी? सतारा, महाराष्ट्र में सतारा पड़ता है, वो थी। क्लियर? यानी शासक जो साहू जी थे इनकी राजधानी सतारा थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था? अपनी मतलब सैन्य अभियान की दृष्टि से पुणे को अपनी राजधानी के रूप में घोषित किया था। आइए अब बात करते हैं, मराठे हो गए, कौन बचा है? सिख और सतनामी। वैसे ये अपने आप को अलग अलग बोलते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही वंशज थे, एक ही व्यक्ति के वंशज थे। इसकी स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। किसने किया था? महाराजा राजा रंजीत सिंह, रंजीत सिंह ने इसकी स्थापना किया था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। किसे बनाई थी? अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। ठीक है, अब एक व्यक्ति बचता है, वो है जो मतलब ना ही प्रतिद्वंदी था और ना ही पक्ष में था, वो है हैदराबाद, हैदरा सॉरी मैसूर। कौन है? मैसूर। मैसूर राज्य, इसकी स्थापना किसने की? हैदर अली ने किया। किसने किया? हैदर अली ने किया। अपनी राजधानी कावेरी पट्टनम बनाई। अपनी राजधानी कावेरी पट्टनम बनाई। ठीक है, अब यहां पर भी गौर करो। हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा था मराठे, ठीक, हैदर अली कौन थे? ये भी प्रधानमंत्री थे या सैन्य सेनापति थे। ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सेम जैसे मराठों में था कि बालाजी पेशवा राव, मतलब बालाजी विश्वनाथ जिस प्रकार से साहू जी के पेशवा थे या प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपनी राजधानी सैन्य अभियान की दृष्टि से पुणे बनाई थी। इसी तरीके से हैदर अली भी जो हैं ये चिक्का राजा कृष्ण राव। कौन? चिक्का राजा
चिक्का कृष्ण राजा, ठीक। ये इनके सेनापति थे, या हम कह सकते हैं इनके प्रधानमंत्री थे, और ये मैसूर के राजा थे। कौन थे? मैसूर के राजा थे। और इनकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थी? मैसूर थी। क्लियर? जिस तरीके से हम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को देखते हैं, इन्होंने पूना बनाया, जबकि जो शासक था यानी साहू जी उनका सतारा था, उसी तरीके से चिक्का कृष्णा राजा की कौन थी? मैसूर राजधानी थी। ठीक, ये मैसूर के शासक थे, और हैदर अली कौन थे? इनके प्रधानमंत्री थे। क्लियर? ये तो थे हमारे विरोधी या पक्ष में, या फिर जो ना पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, उनके बारे में। अब आइए बात करते हैं अंग्रेजी शासन। भारत में जब प्रारंभ होता है उससे लेकर के, यानी अंग्रेज जो भारत में प्रवेश किए थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी, हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर सन 1600 को। कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को इसकी स्थापना हुई थी, महारानी विक्टोरिया के द्वारा, या एलिजाबेथ, सॉरी, हाँ, एलिजाबेथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। परंतु अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि कहा गया था कि आशा अंतरीप अर्थात दक्षिण अफ्रीका के टापू से, पूर्वी देश मेडागास्कर से, कहां से? मेडागास्कर, गास्कर से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर व्यापार करना, व्यापार हेतु। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो देखो पहला तो इंस्ट्रक्शन ही हो गया कि मेडागास्कर से पूर्व की ओर व्यापार करना है तुमको। अर्थात अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की बात करते हैं, जैसे इस प्रकार से कुछ अफ्रीका है, तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पड़ता है, या फिर आशा अंतरिप पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पर पड़ता है मेडागास्कर। इस हिसाब से जब हम मैप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है मेडागास्कर। तो कहा गया है कि यहाँ से पूर्व की ओर आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक समयावधि दी गई थी। तो समय था 15 वर्ष। कितना था? 15 वर्ष, अर्थात 15 वर्षों के लिए कहा गया था कि आप पूर्व की ओर व्यापार कर सकते हैं। अब आए, जाहिर सी बात है, कंपनी की स्थापना किसने किया था? सीओडी ने किया था। संगठन देख लेते एक बार, है ना। संगठन किसके, जो क्रम है कंपनी की स्थापना, उस क्रम में कि किस प्रकार से किया गया, क्योंकि एक कंपनी को संचालन करने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। तो सबसे पहले संगठन देखते हैं। संगठन कंपनी का निर्माण किसने किया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था। यानी ये इसके बाद कौन थे? यानी ये सबसे बड़े थे। और इसके बाद कौन आते थे? गवर्नर, जिसे ये लोग क्या करते थे? अपने कंपनी का अधिकारी बना करके भेजते थे। गवर्नर के बाद कौन होता था? ट्रेडर्स, या फिर पहले डिप्टी गवर्नर, है ना, डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर, इनसे बाद में आता था ट्रेडर्स, ठीक, ट्रेडर्स। और इनसे छोटा होता था फैक्टर्स, इनसे भी छोटा होता था राइटर्स। ये क्रम था किसी भी मतलब जो व्यापारिक कंपनी अंग्रेजों की थी उसे स्टेबलाइज करने में, एक क्रम था कि सबसे बड़े कौन थे? सीओडी अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निवेशकों का समूह था। ये लोग मिल करके एक गवर्नर को और एक डिप्टी गवर्नर को नियुक्त करते थे। जाहिर से वो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हो गया, है ना, यानी गवर्नर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। और इन दोनों के द्वारा किसी एक व्यक्ति को ट्रेडर के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, और उनमें से मतलब कई लोगों को प्रस्तुत किया जाता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनकी सहायता के लिए ट्रेडर्स नियुक्त करते थे। ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारिक संतुलन बनाए रखने वाला, है ना। और फिर ये सभी मिलकर के एक फैक्टर्स के और राइटर्स का निर्माण करते हैं। राइटर्स मतलब लिखने वाला नहीं होता है,
राइटर्स का मतलब होता है जो व्यापारिक लेन देन पर मतलब पूरी तरह से नियंत्रण रखे या उसका लेखा जोखा रखे, है ना, उसे हम राइटर्स कहते हैं। ये तो था कंपनी की स्थापना से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। अब यहाँ बात करते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, ये कैसी कंपनी थी? ये निजी कंपनी थी। कैसी थी? निजी कंपनी थी, अर्थात ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं थी, बल्कि अन्य जितनी भी आई भारत में सभी के सभी कहती थी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई कंपनियां थी, या गवर्नमेंट उनका मतलब 51% शेयर धारक था। क्लियर? जबकि हम देखते हैं पुर्तगाली और फ्रांस, पुर्तगाल और फ्रांस, ये पूर्ण रूपेण क्या थी? 100% शेयर किसका था? गवर्नमेंट का था। किसका था शेयर? 100% शेयर गवर्नमेंट का था, यानी पुर्तगाली और फ्रांस। जबकि अन्य का जो था 51 और 49% का शेयर था। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि 1608 में एक व्यक्ति भारत आता है। कब? 1608 में। क्या नाम था उसका? कैप्टन हॉकिंस। ये किसके दरबार में जाता है? जहांगीर के। जहांगीर उस समय राजधानी कहां थी? आगरा। क्लियर? यानी आगरा में जहांगीर कहां बैठते थे? आगरा में बैठते थे 1608 के आसपास, क्योंकि अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, इन लोगों ने कहां से शासन किया था? आगरा से शासन किया था। क्लियर? शाहजहां जो थे उन्होंने शासन तो आगरा से किया, लेकिन मतलब अपने व्यवस्था के लिए इन्होंने स्थापना की थी लाल किला की दिल्ली में, जिस पर शासन औरंगजेब ने किया था। ठीक है, तो वो सिर्फ अपना एक उपलब्धि के उपलक्ष्य में बनाया था, और ना कि उस पर शासन, वहां से शासन करने के उपलक्ष्य में। हाँ, उत्तर मुगल काल के जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर ली थी। अब बात करते हैं, सूरत में इन्होंने फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। इन्होंने जो अनुमति मांगी, कहाँ की फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी? सूरत में, कि हम सूरत में फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, परंतु ये अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिली। क्लियर? परंतु इनको खाली भी हाथ नहीं जाने दिया। कैप्टन हाकिंस को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया। मनसब एक पद होता था, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के सेनापति का पद होता था, उसे हम मनसब कहते हैं। क्लियर? यानी 400 जात का मनसब प्रदान किया गया। ये तो थे इनके कंपनी के बारे में। उसके बाद 1611 में पहली फैक्ट्री ये स्थापित करते हैं। पहली फैक्ट्री, ये कैसी फैक्ट्री थी? अस्थाई थी, अर्थात टेम्परेरी थी। ठीक है, कहां स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम। हम आपको बता चुके हैं कि मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ती है, याद रहेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जिसे हम आंध्रा भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी कंपनी जो स्थापित हुई 1613 में, ये कहां स्थापित हुई थी? सूरत में स्थापित हुई थी। कहां स्थापित हुई? सूरत में स्थापित की। फिर 1633 में कंपनी स्थापित हुई, स्थान बालासोर। बालासोर कहां पड़ता है? उड़ीसा। क्लियर? फिर 1639 में कंपनी स्थापित हुई, कहां? मद्रास। अब देखो तुमको कितनी याद रखनी है, पहली ये याद रखनी है कि पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई कौन सी? अस्थायी तौर पे, कहा? मछलीपट्टनम में, यानी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। दूसरा, स्थायी तौर पे कंपनी सूरत में, कब? 1613 ईस्वी में। तीसरी ये 1639 में कहा स्थापित हुई? मद्रास में स्थापित हुई थी। ठीक है, क्यों? वो अभी आपको हम बताते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। अन्य अगली स्थापना हुई थी 1652 को, कहा? हुगली में। क्लियर? फिर 1667 या 68 को स्थापित हुई, कहा? बॉम्बे में। ये कंपनी आपको याद रखनी आवश्यक है। ठीक, फिर आता है 1690,
ये कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता में हुई स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। अब आइए हम बात करते हैं कि हमने जो 3 कंपनियां बताई हैं, एक ये और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आवश्यक है। कुछ हम जब मैप देखते हैं तो मैप कुछ इस प्रकार का इंडिया का है ना, कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक बार गौर करो कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है बॉम्बे। क्या पड़ता है? बॉम्बे। ठीक, जो 1662 में बॉम्बे गिफ्ट के रूप में चार्ल्स फोर्थ को दिया गया था, इन्होंने उसे जो है वापस किया था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 67-68 में। कब? 67-68 में, है ना। तो इसे मुख्यालय के तौर पर घोषित कर दिया गया था। परंतु इससे पहले 1639 में इस क्षेत्र में एक कंपनी स्थापित हुई जिसे हम कहते हैं मद्रास कंपनी। ये भी हेडक्वार्टर मतलब घोषित किया गया था। फिर 1690 में एक कंपनी बनाई गई, कौन सी? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता कंपनी बनाई गई। तो ये पूरे भारत की थी, पूरे भारत की हेडक्वार्टर घोषित की गई थी। यही कारण है हमने इन 3 कंपनियों को अधिक ध्यान रखने में कहा है, जो है BMC, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ठीक, इनका जो तिथि है यानी समय है, ईयर है, वो याद रख लेना। अब बात करते हैं कि पहले और तीसरी फैक्ट्री क्यों, दूसरी फैक्ट्री क्यों? क्योंकि ये अस्थाई तौर पे आई थी। कैसी आई थी? अस्थाई तौर पे आई थी। और जाहिर सी बात है, जब अस्थाई तौर पे आई थी तो याद करना आवश्यक हो जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा खोली गई पहली फैक्ट्री कौन सी है? तो मछलीपट्टनम में खोली गई थी, ये अस्थाई है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कब खोली गई थी? 1611 में। जबकि इन्होंने पहला प्रयास कब किया था? 1608 में किया था, लेकिन यहां पर अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद स्थायी तौर पर यहां पर आता है स्थायी। ठीक है, स्थायी तौर पर सूरत में इन्होंने खोला। कब खोला था? 1613 में खोला था। तो स्थायी तौर पर पहली फैक्ट्री सूरत में कब? 1613 में। पहला हेडक्वार्टर मद्रास 1639, दूसरा हेडक्वार्टर बॉम्बे 1667-68, तीसरा हेडक्वार्टर 1690 कहां? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये था हमारा भारत में जो ब्रिटिश से संबंधित जितने भी थे, हमने आपको वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, यानी जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे भारत में हुए कुछ राजनीति को लेकर के कुछ प्रमुख युद्ध, जैसे आंग्ल फ्रेंच युद्ध। आंग्ल फ्रेंच युद्ध, यह इसका एक अन्य नाम भी है, वो है कर्नाटक का युद्ध। भारत में अगर हम देखते हैं का युद्ध, क्लियर। हालांकि यह हम कल करवाते हैं, यहां से प्रारंभ हो जाएगा हमारे आधुनिक भारत का इतिहास। वो था अभी तक जो हमने करवाया है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित था। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कर्नाटक के युद्ध के साथ, यानी कल हम क्या करते हैं? मिलकर के युद्ध करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।